Hi everyone, let's get started with this new session and इसके पहले का वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो consider looking at the channel and going to the video section. You'll find कि बहुत सारा टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है. पॉलिटी कम्प्लीटली कवर्ड है. जोग्राफी का ये फिजिकल जोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा पूरा. तो बहुत हेल्प मिलेगा. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना कंसीडर करिए बिकॉज देर आर मैनी व्यूअर्स हु डू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. इट्स हम्बल रिक्वेस्ट to all of you. Kindly share the classes and subscribe the channel. What is the interval between a high tide and neap tide at a given place? So ये बेसिकली क्या होता है कि 12 घंटे और 26 मिनट ये क्या होगा, एक हाई टाइड और एक नीप टाइड के बीच में डिफरेंस रहता है. और अगर पूछे कि सिर्फ 2 हाई टाइड में कितना गैप रहेगा और सिर्फ 2 नीप टाइड में कितना, तो हो जाता है 6 घंटे और 13 मिनट, 6 hours and 13 minutes. ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इंटू 2 करेंगे आप तो ये हो जाएगा. तो बेसिकली क्या है कि एक दिन में जो है अगर आप कवर करते हैं तो 2 हाई टाइड्स 2 नीप टाइड्स, इंटरवल 2 हाई टाइड के बीच में कितना है, 6 hours 13 minutes, और एक हाई टाइड एक नीप टाइड में 12 hours 26 minutes. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. द सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली एंड बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट इज, मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली एंड बॉर्डरिंग द, ये कॉन्टिनेंट है सपोज करिए, ये एक मतलब मैंने एक रैंडम सा वो बनाया है. इस कॉन्टिनेंट को जो सी बेड ये करता है ना, बॉर्डर करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं. कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन नहीं हैं तो इसको करके जाइएगा, रिपीट होंगे जब तो समझ आएगा क्यों करवाया जा रहा है. A special type of well in which water rises automatically under the pressure of a column of water to the ground surface through hole is called, इस टाइप के कुएं को, वेल मतलब कुआं, उसको आर्टिजियन वेल बोलते हैं. ठीक है, कि कॉलम के जो प्रेशर से उसमें ही पानी ऊपर आता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज़ द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस. अच्छा, एक चीज़ देखिए, इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर ऐसे साउथ अमेरिका, ठीक है, और इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और ऐसे करके यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट और ये अफ्रीका है. ठीक है, तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं. यहाँ बताइए क्या है, यहाँ पे होता है पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इस साइड में जो है हमारा इंडियन ओशन आ जाएगा. ये मैं इस साइड के बारे में बात कर रही हूँ. यहाँ मेडिटेरेनियन है. यहाँ पे जो पिछले उसमें कराया भी था आपको एक क्वेश्चन कि दिल्ली में बारिश ठंड के टाइम पे क्यों होती है, मेडिटेरेनियन विंटर रेंज क्यों होते हैं, मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंसेस की वजह से, मतलब मेडिटेरेनियन से जो ओरिजिनेट होता है. सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन. ओके. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी. लैंड लॉक्ड सी किसको बोलते हैं हम लोग, लैंड लॉक्ड सी, ये ना अराल सी है. ठीक है, मतलब अराल मतलब कि क्या होता है कि जैसे बड़ा सा कोई वाटर बॉडी बीच में अगर नहीं आए, जैसे ये कॉन्टिनेंट है अगर पकड़िए और इसके बीच में कोई ऐसा सी है और फिर यहाँ पे वापस लैंड मास है और बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कोई बड़े ओशन से, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंड लॉक्ड सी. A place where there is a constant intermingling of salt water and fresh water. Salt water और fresh water का intermingling को हम लोग एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं. और मैंने बताया ना कि जो है नर्मदा, तापी, ये सब एस्चुरी बनाते हैं. ठीक है, और ये लोग क्या हैं, ये लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जबकि इंडिया की मैक्सिमम सारी नदियाँ जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे गहरा कौन सा है, पैसिफिक ओशन सबसे गहरा. टाइड्स इन सी हैव स्टोर्ड इन देम. जो टाइड होता है, टाइड से कौन सा एनर्जी बनता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्टोर्ड है. द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ इज, इट इज़ मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है. पैसिफिक ओशन डीपेस्ट है और उसमें ही डीपेस्ट ट्रेंच मिलता है, मरियाना ट्रेंच. इको साउंडिंग इज द टेक्निक अप्लाइड टू, ये टेक्निक कहाँ अप्लाई किया जाता है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी. समुद्र का डेप्थ नापने के लिए इको साउंडिंग यूज़ किया जाता है. एल नीनो और साथ साथ में ला नीना,
ऐसे याद रखिए। एल नीनो और ला लीना ये दोनों ही हैं, ये फर्दर क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगी क्या है, लेकिन ये क्या है, ओशन करंट है। इसको सदर्न ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। द नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, अच्छा नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, अगर बोलता लैंड नैरो स्ट्रेच ऑफ ये पीस ऑफ लैंड जो कनेक्ट करता है, अगर ये बोला होता तो आंसर होता है इस्थमस, लेकिन ये क्या बोला है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट। पानी बोले तो स्ट्रेट, लैंड बोले तो इस्थमस, ठीक है। द लार्जेस्ट ओशन इज, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, ये वही ओशन है जो सबसे गहरा है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप एक्चुअली दो ओशन करंट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है कोल्ड ओशन करंट, एक होता है वार्म ओशन करंट। तो गर्म इसमें से मतलब इसमें से पर्टिकुलरली कौन सा वार्म ओशन करंट है पूछ रहा है, क्योंकि वो इंक्रीज करता है वेस्टर्न यूरोप के टेम्परेचर को, तो वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप साइड में गर्मी करता है, ठीक है। सुनामीज आर कॉज्ड बाई, सुनामी कैसे कॉज होता है, तो अर्थक्वेक से होता है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है और सुनामी कॉज होता है। सेस्मिक सी वेव्स विच अप्रोच द कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स आर कॉल्ड, आर नोन एज, तो इसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, ये है अर्थ सरफेस, ठीक है। तो सुनामी ना जरूर नहीं कि अर्थ सरफेस, एक्चुअली ये क्रस्ट है अर्थ का, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे लैंड है, यहाँ वाटर है, यहाँ जो है ना ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक का ये सिग्नल्स। तो ऐसे करके अब क्या होता है कि जब पानी में ऐसे अफेक्ट किया ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेव्स बनते हैं, बड़े बड़े वेव्स बनते हैं, और उसके बाद यही अटैक कर देते हैं, मतलब पुश करते हैं, हिट करते हैं लैंड को, तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। सेस्मिक, और एक चीज़ देखिए, ये जो सेस्मिक टर्म है ना, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सिस्मोग्राफ बनता है अर्थक्वेक का, जो ये रहता है ना, उसको मतलब अर्थक्वेक का ग्राफ बनाने के लिए कि किस इंटेंसिटी से कहाँ हिट किया और ये सब, तो सिस्मिक वेव्स जो है अर्थक्वेक से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड ओशन करंट, इसमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, तो ये है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट जो है वो है कोल्ड ओशन करंट। सी ब्रीज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग डे टाइम। द कोरल रीफ्स आर द मरीन काउंटर पार्ट्स ऑफ, ये कोरल रीफ्स को ना, कोरल रीफ्स बहुत डाइवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को इनका काउंटर पार्ट, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काउंटर पार्ट बोला जा रहा है। क्यों, रीज़न बताते हैं, क्योंकि इतना डाइवर्स है कि मरीन इकोसिस्टम में जो सबसे रिच डाइवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है वो कोरल का है, और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश होता है तो बहुत तरह के फ्लोरा फौना वहाँ पनपते हैं, इसलिए इनकी डाइवर्सिटी की वजह से इनको काउंटर पार्ट्स बोला जा रहा है। द डीपेस्ट ओशन इज, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पैसिफिक डीपेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है। टू सीज और वाटर बॉडीज कनेक्टेड बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है हम लोग पढ़े अभी कि अगर जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो एक एग्जाम्पल है। अब आप एक काम करिएगा, जो स्ट्रेट्स जो है ना इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो आपको पता है ऑलरेडी, और जो मैं देख लूँगी, अगर नहीं पता रहेगा मैं बता दूँगी नेक्स्ट उसमें। वेव्स अप्रोचिंग द शोर इज नोन एज, इट इज़ नोन एज सुनामी, ठीक है। अटॉल इज अ काइंड ऑफ, अच्छा मॉलडीव्स या फिर ऐसे सुना होगा ना, तो अड्डू अटॉल का नाम सुना होगा। अटॉल बेसिकली कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि अटॉल एक इनलैंड सी होता है, कि ऐसे करके ना एक स्ट्रक्चर मतलब रहता है समुद्र के बीच में, उसी को बोलते हैं अटॉल्स, ठीक है। द कोस्टल पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ ओशन विच इज स्ट्रक्चरली पार्ट ऑफ द मेन लैंड कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं ये, ठीक है। Which one of the following is not a cold ocean current? Is not a cold ocean current. It is Kuroshio current. Kuroshio जो है वो गर्म है. Kuroshio is गर्म, hot ocean current.
द टर्म टेरिटोरियल वाटर मीन्स, टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वाटर ऑफ द सी लोकेटेड क्लोज टू द कोस्ट ऑफ अ कंट्री। ओके, मतलब कि इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, जैसे ये हम लोग का इंडिया है, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करके समझा रही हूँ, बट दिस इज़, आई रिपीट, दिस इज़ नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो टेरिटोरियल वाटर है, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है ना वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, क्योंकि वो उसके क्लोज में है। वैसे अब जो पास पास के कंट्रीज़ रहते हैं उनका डिस्प्यूट चलता है, चाइना का जैसे वहाँ आसपास के सभी सारे कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट चलता है टेरिटोरियल वाटर को लेके। द ओशन विच टचेज द एशियन एंड अमेरिकन शोर्स, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये ऐसे बना दिया मैंने, और ये साउथ अमेरिका है, यहाँ हम लोग का एशिया शुरू होता है, और यहाँ पे जैसे मडागास्कर और इधर अफ्रीका, तो वो छोड़िए। अब यहाँ पे इधर मैंने बताया था अटलांटिक, क्योंकि इस साइड में यूरोप है, ठीक है। अब जो है यहाँ एक ठो है आता है ओशन। उस ओशन का क्या नाम है? उस ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो द ओशन विच टचेज एशियन एंड अमेरिकन शोर्स इज पैसिफिक ओशन। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी? सुनामी में कौन सुनामी कॉज कर सकता है? तो वो अर्थक्वेक। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे होता है। चलो, द कोस्टल पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ द ओशन विच इज स्ट्रक्चरली पार्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड, ये भी रिपीट हुआ है, मीन्स कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस ये दिखा रही हूँ आपको, और ये मैंने पर्पजली नहीं किया है रिपीट, ये बुक में इसी सीक्वेंस में दिया हुआ था, मैंने सिंपली इसको कॉपी किया है, और आप लोग को ये भी मैसेज दे रही हूँ कि क्वेश्चंस अगर आप करते हैं बहुत सारे, जैसे यहाँ पे 14,000 प्लस MCQs मैं डिस्कस करूँगी अरिहंत के, तो क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे अगर आप पढ़ लेते हैं। लेक्चर को वापस से एक बार देखिए, वापस से देखेंगे याद रहेगा। थोड़ा टाइम हो गया, 15 डेज हो गया, 1 मंथ हो गया, वापस से देखिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा तो पता ही है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मरियाना ट्रेंच इज फाउंड इन, जस्ट क्वेश्चन का पूछने का चीज़ पलट दिया है, दैट इज पैसिफिक ओशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स डज नॉट अकर इन अटलांटिक ओशन? अटलांटिक ओशन में इनमें से कौन सा नहीं होता? तो गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट और कैनरी करंट, ये सारा ही जो है ये अटलांटिक ओशन में होता है, लेकिन पेरू करंट जो है वो पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू करंट। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ने जाएंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा चीज़ है समझने के लिए, and it is not required for the examinations which this book is targeting particularly, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस है इसको पर्टिकुलरली पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट भी होते हैं। ओके, द मेन कॉज ऑफ सुनामी इज, सुनामी का मेन कॉज क्या है? तो वो है अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, तो हाई टाइड और नीप टाइड, ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून दोनों की वजह से होता है। और ये जैसे अर्थ है ना, ठीक है, अब क्या होगा कि ये अर्थ है, ऐसे मैं बताती हूँ, और ये सन है और ये मून है, ठीक है। तो अब दोनों इधर से खींचेंगे ना, सन का भी और मून का भी, दोनों ग्रेविटेशनल पुल है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा वेव्स बनेंगे, ठीक है। एक ये हुआ, अब दूसरा बताते हैं, ये रुकिए, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ मून है और यहाँ सन है, तो भी क्या होगा कि पहला वाला स्प्रिंग टाइड था, मतलब कि ऊपर ऊपर वो हाई वेव बनेगा। यहाँ क्या है, मून सेंस पास में, तो ज़्यादा वेव्स बनेंगे, और ये जो है यहाँ भी होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ये भी स्प्रिंग टाइड है। लेकिन अब देखिए एक कंडीशन क्या होगा कि जब अर्थ और मून और सन दोनों 90 डिग्री में होंगे, अर्थ के कंपैरिजन में ये 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो क्या होगा? नीप टाइड बनेगा, नीप टाइड, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर हुआ ऑप्शन 3। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाई, टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाई द कॉम्बाइंड, लिखा है ना, ये कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, स्प्रिंग टाइड, ठीक है।
सॉल्ट वाटर इज़ सॉल्टियर दैन रेन वाटर बिकॉज, देखिए इसका क्या रीज़न है कि जो रिवर्स जैसे ये रहते हैं ना सतह पे, मतलब कि अर्थ के सरफेस पे, तो बहुत सारी जगह से पास होके जाते, तो सिल्ट और सॉल्ट्स जो है अपने साथ कैरी करते हुए जाते हैं, इस वजह से नमकीन हो जाता है, ठीक है। इन सी plants are restricted up to the depth of, तो they are up to the depth of 200 meters, ठीक है, they are up to the depth of 200 meters. El Nino occurs over Pacific Ocean, Pacific Ocean. The Sargasso Sea is situated in the Atlantic Ocean, Atlantic Ocean. ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है ना, यहाँ पे बनता है सरगासो सी, क्योंकि कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट ऐसे मिलके जो है ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, करंट, सरगासो सी बनाते हैं. The eastward continuation of Brazil current is called, Brazil current का eastward continuation of Brazil current is called South Atlantic Drift, ठीक है. The rapidly growing mass of phytoplankton covering the surface water of a lake or pond is called, अरे हम लोग देखते हैं ना कोई ऐसे पॉन्ड वाटर क्या होता है, स्टैगनेंट होता है ना, मतलब रिवर ऐसे बहता रहता है, ठीक है, लेकिन पॉन्ड क्या होता है, स्टैगनेंट होता है. तो कई बार ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का उसमें मास नहीं दिखता कि डिपोजिशन हुआ है, तो वो क्या है बेसिकली, वो यूट्रोफिकेशन की वजह से हुआ है. वो फाइटोप्लैंक्टन उसके ऊपर जो है बढ़ गया इसलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन, इसमें से गर्म ओशन करंट कौन सा है, तो गल्फ स्ट्रीम. अब हम एक बात बताते हैं जिससे याद रहेगा, टाइटैनिक मूवी सबने देखी है, अब थोड़ा उसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं कि क्या हुआ था. गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट ये दोनों मिल गए थे, ठीक है, और क्या बना था वहाँ पे, फॉग जैसा कंडीशन बन गया था और वो शिप को नहीं दिखा था. अब देखिए ये जो है ना, ये ऐसे याद रखिए, जी से गल्फ, जी से गर्म, ठीक है, और लैब्राडोर करंट को याद रखिए ऐसे कि ये कोल्ड है. कोल्ड और हॉट, कोल्ड और गर्म जो है दोनों मिला और उसके बाद जो है फॉग जैसा कंडीशन हुआ और कहानी ख़त्म हुआ टाइटैनिक का, ठीक है. द रिदमिक, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, ठीक है. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, हाई टाइड, नीप टाइड, और हाई टाइड, नीप टाइड, मतलब 2 बार होता है हाई टाइड और 2 बार होता है नीप टाइड. तो 6 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, अब यहाँ बताते हैं 6 आवर्स के बीच, 6 आवर्स 13 मिनट्स 2 हाई टाइड्स के बीच में, और 6 आवर्स 13 मिनट्स 2 नीप टाइड के बीच में, और 1 हाई टाइड 1 नीप टाइड के बीच में 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स. नीप टाइड्स क्या होता है, नीप टाइड्स जो है वो वीक होते हैं और स्प्रिंग टाइड्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं. एस से स्प्रिंग टाइड, ठीक है, और एस से स्ट्रांग, और नीप टाइड को वीक, ऐसे करके याद रखिए. मैं जो बता रही हूँ अगर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा क्लास में, तो ध्यान से अटेंटिवली सुनिए, एक बार वापस देखिए इसको तो और अच्छे से समझ में आएगा. लिखते हुए नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए. द ओशन विद द लार्जेस्ट सरफेस एरिया इज, ये वही घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे बड़ा है, डीप है, तो वही पैसिफिक ओशन है. द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर्स इज नोन एज ब्लैक करंट. ये ब्लैक करंट आइसक्रीम के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज योर क्यूरोशियो करंट, इसको ब्लैक करंट भी बोलते हैं, ठीक है. ब्लैक में के लास्ट आता है और क्यूरोशियो को जो है केश फर्स्ट में आता है, तो ऐसे करके आता है कि डार्क वाटर करंट इज नोन एज ब्लैक करंट एंड वो कुरोशियो करंट को बोलते हैं. स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन फुल मून डेज एज वेल एज ऑन न्यू मून डेज, ठीक है. द बेस्ट वे टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा बेस्ट वे कौन सा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, येस. सस्टेनेबल वाटर यूटिलाइजेशन मतलब क्या, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत बार नाम सुनते हैं ना, SDG गोल्स और ये सब. तो बेसिकली क्या होता है कि सस्टेनेबल क्या, यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन अ मैनर द विच डज नॉट जियोपोर्डाइज आवर फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम इट्स यूजेज. मतलब कि अभी हम लोग के पास जो रिसोर्सेज है उसको इतने ऐसा वेस्टेज नहीं करना है, यूज़ करना है ये सोच के कि हम लोगों ने जो फ्यूचर जनरेशन से उनसे ये सब चीज़ें बोरो की हैं, ठीक है, उनका ये हम लोग को देना है, उनको सारा खुद ही यूज़ कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, धरती को तबाह कर देंगे, तो उनके लिए बचेगा क्या. अंडरस्टूड.
ओके। एनकरेजमेंट ऑफ नेचुरल रीजेनरेशन ऑफ वेजिटेशन, बिल्कुल ये भी है। तो क्योंकि जो वाटर रन ऑफ का बात सुने ना, अगर बहुत सारे पेड़ नहीं रहे तो क्या होता है, उनके रूट्स नहीं रहे, पानी ऐसे ऐसे बह जाएगा, रूट्स रहते तो पानी रुकते, तो यही सब है बेसिकली। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल वाटर यूटिलाइजेशन, एनकरेजमेंट ऑफ नेचुरल रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। द स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो वो आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, वाटर का सरफेस जो है कहाँ तक कनेक्ट है, तो 70% वाटर है, 30% लैंड है। द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ फ्रेश वाटर इज, इट इज़ ग्लेशियर, ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जमा है। अ सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ विच of water which has a free connection with the open sea is called, it is called estuary. The El Nino phenomenon which sparks climatic extreme around the globe originates in, तो ये जो है ना, ये पैसिफिक ओशन का उपज है। एल नीनो और ला नीना दोनों, इसको सदर्न ऑसिलेशंस बोलते हैं। Terrigenous deposits are found in, it is found in continental shelf and slope, it is found in continental shelf and slope. एल नीनो दैट अफेक्ट्स आवर मानसून हैज़ इट्स ओरिजिन, ये देखिए ये एल नीनो ला नीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया, इसमें एसआई में आया, सीएपीएफ एसआई, एएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, सब में आया है। आराम से इसको करिए, याद रखिए, एल नीनो पैसिफिक ओशन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार बता ही देते हैं सारा। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, और ये क्वींसलैंड का पार्ट है, क्वींसलैंड, यहाँ पे बहुत सारे कोरल सीखते हैं, बहुत सारे कोरल सीखते हैं। और इस साइड में याद करिए कि कौन सा ये है ओशन है, इस टुवर्ड्स दी ये दिस पोर्शन, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। A wide inlet of sea, usually concave in shape, is termed as, inlet of sea concave in shape, ऐसा शेप में, तो वो बे है, बे बोलते हैं, ठीक है। Gentle seaward sloping surface from the coast is called, it is called continental shelf. Gentle seaward sloping, ऐसा seaward sloping surface from the coast is called continental shelf. Ring of fire is commonly found in Pacific Ocean, मतलब आग लगी रहती है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा मतलब वोल्केनोज और ये सब की वजह से उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ग्रेट बैरियर रीफ अभी बता दिया, सब बता दिया, क्वींसलैंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये याद रखिए, तो बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे एग्जाम में। डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन, अच्छा पैसिफिक ओशन का हम लोग जान गए, मरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशन तो हमारा ओशन है ना, तो इसका भी तो जानना पड़ेगा, इसका हो जाएगा जावा ट्रेंच, ठीक है। सुनामी इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सुनामी किसको बोलते हैं हम लोग, सुनामी जो है अंडर वेव्स को बोलते हैं, अंडर ऐसे होता है, फिर उसके लैंड को आके ढक से मारता है ऐसे करके। द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरीली ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है मून का ऑन अर्थ, ठीक है। अच्छा एक यहाँ देखने वाली चीज़ है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन ऑन द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस मून ऑन द सन, मून ऑन दी अर्थ। इसमें हम लोग अप्रोप्रिएट आंसर 4 क्यों लेंगे, और एसएससी ने आपको कहाँ घुमाया, देखिए दोनों का इफेक्ट होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, लेकिन सिंस मून पास में है तो मून का इफेक्ट जो है ज़्यादा है, मून का इफेक्ट जो है ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग आंसर लिए 4। मैंने जितना हो पाया ना उतना क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे। कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल प्लीज़। A stretch of sea water partly or fully separated by a narrow strip from the main sea is called, it is called strait, ठीक है। एक partly और fully separate हुआ है narrow strip from the main sea, इसको बोलते हैं हम लोग strait। sea water है, और यही बोलता कि लैंड रहता, लैंड पीस ऑफ लैंड, तो इस्तमस हो जाता। लैटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ, लैटराइट सॉइल किससे डेवलप होता है, ये लीचिंग से होता है, एल से लैटराइट, एल से लीचिंग, लीचिंग इफेक्ट से जो है लैटराइट सॉइल बनता है। द सॉइल वाटर विच इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट लाइफ इज़, ये जो है ना कैपिलरी, अच्छा ये जो पानी है ना, ये कैसे बताऊँ, हाँ ये प्लांट है, ठीक है, ऐसे करके ये प्लांट है,
इसका रूट्स है ऐसे 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 ऐसे। अब पानी जो ऊपर जाएगा ना प्लांट में, प्लांट के लीव्स में खाना बनेगा, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, जो भी एक्सरसाइज, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है ऊपर जाता है। तो पानी हम लोग दिए, यहाँ पे वाटर है, ये ऊपर जा रहा है कैसे, ये ऊपर जा रहा है कैपिलरी एक्शन से। तो इस वजह से कैपिलरी वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्लांट लाइफ। द कलर ऑफ लोमी सॉइल, color of loamy soil is blackish brown, color of loamy soil is blackish brown. Laterite soils are found in area where it is found in the temperature is high and rainfall is heavy, वहाँ होता है और लीचिंग इफेक्ट से बनता है laterite soil. The soil conservation method in which mountain slope is cut into steps. देखिए बताते हैं आपको क्या होता है। ये माउंटेन है, इसको ना ऐसे काट के, ऐसे माउंटेन्स काट के स्लोप बनाया जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ से पानी आए ना, तो सीढ़ी में जैसे हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है कि ऐसे 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 करके बहता है ना, थोड़ा थोड़ा पानी, एक ही जगह पानी जमा ना हो जाए, धीरे धीरे हो। और यहाँ अब जैसे मैं एक को बताती हूँ, ये ऐसे है, कहाँ गया, हाँ ये ऐसे है ना। अब ये एक सीढ़ी है सपोज करिए, यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाएगा, ठीक है, प्लांट्स को उगाया जाएगा यहाँ पे। और क्या होता है कि जब पानी यहाँ से बह के, यहाँ भी प्लांट है, मैं 2 सीढ़ी का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। अब यहाँ है तो यहाँ आएगा ना, इसको हम लोग ये किस तरह कर दीजिए, टेरेसिंग बोलते हैं इसको, टेरेस की तरह है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेरेसिंग। माउंटेन्स लोग, क्योंकि माउंटेन पे तो वेजिटेशन वैसा होगा नहीं, तो उन लोग अपना साग सब्जी कैसे उगाएंगे, तो इसलिए सॉइल कंजर्वेशन मेथड भी है और टेरेसिंग बोलते हैं उसको, और उगता भी है उसमें साग सब्जी। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको द सॉइल शुड बी रिच इन, उसको रिच किस में रहना चाहिए, पोटैश में। अब मैं इसके थ्रू ही आपको 2-3 क्वेश्चंस बताती हूँ। टोबैको इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। किस डिस्ट्रिक्ट में, गुंटूर। अब क्वीन जो है कुछ दिन पहले मरी है, उनके पास क्या रह गया हम लोग का, कोहिनूर। कोहिनूर कौन से माइन से आया था पता है, गुंटूर से। गुंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश। गुंटूर किसके लिए फेमस है, टोबैको कल्टीवेशन। अब अगर कभी पूछे कि आंध्र प्रदेश का सॉइल कौन से मिनरल में रिच है, तो वो हो जाएगा पोटैश। अब आप मेरे को गिन के बताइए कि मैंने कितने क्वेश्चंस बताए आपको इसके थ्रू। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, पोटैश। टोबैको इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, आंध्र में, आंध्र प्रदेश में। और कौन से ज़िले में होता है, तो गुंटूर। गुंटूर में से कोहिनूर डायमंड निकला था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में कौन सा का सॉइल कौन से मिनरल से रिच है, तो वो हो जाएगा पोटैश। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं, रेगूर सॉइल, ठीक है, रेगूर सॉइल, ठीक है, बोलते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब में होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। द सॉइल विच ओरिजिनेट अंडर द टॉल ग्रास प्रेरी वेजिटेशन इज कॉल्ड, मतलब कि टॉल ग्रासेस प्रेरी वेजिटेशन, इसको इसमें कौन से सॉइल में होता है, तो ये जो है ना सर्निज्म सॉइल में होता है, ठीक है। माउंटेन सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा माउंटेन सॉइल में। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है वो ही बनाते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं वही ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। Which of the following methods does not help in conserving soil fertility and moisture? इसमें soil fertility and moisture को maintain करने में हेल्प नहीं करता है, वो मैं आपको बता दूँ। काउंटर प्लाइंग करता है, ड्राई फार्मिंग करता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग करता है, बट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये नहीं करता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या ना, इसको झूम भी बोलते हैं, कि झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। लाडांग, मिल्पा इन मेक्सिको लाडांग बोलते हैं, ये सब इंडिया के बाहर। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। ये लैंड है ना, अब यहाँ पे हम उगा लिए पौधा, उसके बाद काट लिए पौधा को, अब क्या किए कि स्टबल बर्निंग के लिए, क्योंकि पूरा लैंड को ही आग लगा दी, सब में आग लगा दी, पूरा लैंड बर्बाद हो गया। उसके बाद दूसरे लैंड के साथ बेसिकली, तो ये तो बेसिकली पूरा एग्रीकल्चरल लैंड को ख़राब कर देना होगा ना, तो इसलिए ये कंजर्व नहीं करेगा। दिस इज़ नॉट कंजर्विंग द सॉइल।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन एरिड एरियाज। एरिड एरियाज में कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? तो वो शेल्टर बेल्ट्स है। मतलब क्या होता है ना कि एरिड एरिया मतलब किसको बता रहे, डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया में तो ये आया हवा ऐसे करके पूरा उड़ा के लेके चला गया। तो शेल्टर बेल्ट्स लगा देने से क्या होता है कि एक बैरियर काइंड का रहता है और कुछ भी पौधा वौधा को उड़ा के नहीं लेके जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल से जो मतलब सॉइल को इरोड करना, मतलब वहाँ से मिट्टी का जो ओरिजिनल जगह है वहाँ से हटा देना। अच्छा, डिफ्लेशन हो सकता है कि ये तो इकोनॉमिक का टर्म है, तो ये तो बिल्कुल सॉइल इरोजन का कॉज हो ही नहीं सकता। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल, क्योंकि रूट का जो जड़ मतलब प्लांट का जो जड़ होता है ना वो बहुत हेल्प करता है रूट सॉइल को पकड़ के रखने में। वेदरिंग भी होता है, वेदरिंग कॉजेज सॉइल इरोजन। ओवर क्रॉपिंग के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो बेसिकली डिफ्लेशन जो है वो सॉइल इरोजन कॉज नहीं करता है। सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप्स कैन बी चेक्ड बाई, ऑन हिल स्लोप्स इट कैन बी चेक्ड बाई टेरेस कल्टिवेशन। अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले, वो जो मैंने बताया था ना आपको ऐसे ऐसे वो टेरेस कल्टिवेशन के बारे में। द क्रॉप मेनली ग्रोन इन हिल्स इज, सबसे ज़्यादा जो हिल्स में होता है उगता है वो है स्वीट ज्वार। स्वीट ज्वार जो है वो हिल्स में ग्रो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज अडॉप्टेड फॉर रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। फर्टिलिटी सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग फेलोइंग करते हैं। मतलब क्या है कि ये सॉइल है उसको फैलो करना। ओके, तो फैलोइंग मैं बता रही थी कि एग्जैक्टली क्या होता है कि ये मेरा लैंड पैच ऑफ लैंड है, इसको मैंने डिग किया मतलब इसको खोदा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसको मैंने छोड़ दिया, फैलो लैंड मतलब अनयूज्ड कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दिया ताकि वो रेजुविनेट हो पाए, ठीक है। तो इसको रिस्टोर करने के लिए वैसे किया जाता है। Which is a tropical food crop requiring a temperature of 270 डिग्री सेल्सियस and a rain for more than 100 सेंटीमीटर्स। तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये राइस का है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी, ठीक है। और 270 नहीं 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए वो राइस कल्टिवेशन के लिए। कॉफ़ी क्या है? तो कॉफ़ी इज़ अ ट्रॉपिकल श्रब। कॉफ़ी इज़ अ ट्रॉपिकल श्रब। कंटूर प्लाउइंग हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में कंटूर प्लाउइंग हेल्प करता है। ब्लैक सॉइल इज़ मेनली रिलेटेड विथ द क्रॉप ऑफ कॉटन, ये मैंने आपको बताया है। और शुगर केन जो है उत्तर प्रदेश में होता है अलूवियल सॉइल में। और टी जो है टी प्लांटेशन असम में है, दार्जिलिंग टी में होते हैं, माउंटेन रीजन्स में होता है। और कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में होता है, बाबा बुदान की हिल्स पे। एंड वन मोर थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, हाँ, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है और टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में है, ठीक। ह्यूमस इज़ अ टाइप ऑफ, ह्यूमस मतलब क्या है? डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल। और डेड एंड डिकेइंग मैटर कैसा होता है? ऑर्गेनिक होगा। आंसर मिल गया, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज ह्यूमस। द सिग्निफिकेंट और अलूवियल माउंटेन के सॉइल में बहुत सारा ह्यूमस रहता है, ये प्रीवियस में बताते। रिकॉल करते जाइए, जो पढ़ा है वो रिकॉल करते जाइए, एक बार वापस से रिप्ले करके देखिए, आई एम श्योर इंस्टिल हो जाएगा दिमाग में पूरा जो मैं बता रही हूँ। द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ अपर सॉइल इज फॉर्म्ड बाय जो अपर सॉइल होता है ना, सॉइल हैज़ गॉट इट्स प्रोफाइल एंड बहुत सारा उसमें लेयर्स होता है। तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ द अपर सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, इट इज़ फॉर्म्ड बाय sedimentary rock. In desert regions, soil erosion can be checked by, we just now discussed one thing about the shelter belts in the arid region. और क्या होता है ना कि ये तो ऑप्शन में नहीं रहता, वो तो शेल्टर बेल्ट सबसे पहले आंसर होता है। अब उसके बाद क्या है कि ट्री प्लांटेशन ए फॉरेस्टेशन ये भी सॉइल इरोजन को चेक करने में हेल्प करता है। अलूवियल सॉइल में क्या क्या है अभी ये आपको देखना पड़ेगा। तो रिच इन नाइट्रोजन, यस इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन। पुअर इन ह्यूमस, बिकॉज माउंटेन सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है ये। उसके बाद क्या है? हाईली फर्टाइल, यस इट इज़ हाईली फर्टाइल। ईजी टू प्लो, नहीं, प्लॉइंग इतना ईजी नहीं होता, ये हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका मतलब 1 2 3 अलूवियल सॉइल का जो है कैरेक्टरिस्टिक है। द लैंड विच इज़ नॉट कल्टिवेटेड एवरी ईयर
दो इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, मतलब सारे टाइम उसको नहीं कल्टिवेट की, लेकिन वो कल्टिवेबल है, मतलब वहाँ पे उगाया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। वो कौन सा लैंड है? तो वो हो जाएगा पैस्चर लैंड, पैस्चर। ठीक है। द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नोन कलेक्टिवली एज, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर में सब कुछ आएगा, मतलब कि डेट्रिटस होते हैं ना, मतलब कि समझिए कि कोई ट्विग है या फिर लीव है, वो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर, कोई भी उसको बन रहा है सॉइल में, डिके हो रहा है। अर्थवॉर्म्स है, छोटे छोटे स्नेल्स है, ये सब कुछ जो है ये ऑर्गेनिक मैटर ही है, जो लिविंग है या फिर जो है रिप्लेनिश हो रहा है। लेकिन प्लांट या फिर एनिमल से बना है तो उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, और वो उसी को ह्यूमस बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस, और वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स किसके लिए यूज में आता है? तो वो जो रेड एंड येलो सॉइल जो है ना, ये ब्रिक बनाने में काम में आता है। Plantation of trees on large scale to check soil erosion are called, it is called afforestation। मतलब बहुत सारा, देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या है? पौधों को काटना, मतलब प्लांट को काटना। एफॉरेस्टेशन क्या है? लगाना। तो एफॉरेस्टेशन तो ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाने के लिए, लेकिन और क्या मदद मिल रहा है? सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा प्लांट रहेगा, रूट रहेगा तो उसका पकड़ रहेगा नीचे, और उससे क्या होगा कि सॉइल ऐसे इरोड नहीं हो पाएगा। करेक्ट। सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन इट इज़ लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो है लीचिंग से बनता है, लैटराइट सॉइल जो है लीचिंग से बनता है। सॉइल विच इज प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन इज कॉल्ड इंटेंसिव, सो सॉइल विच इज प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन इज कॉल्ड लैटराइट। एल से लीचिंग, एल से लैटराइट, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये इससे समझ के देखिए। ठीक है। सॉइल फैक्टर्स आर अदरवाइज नोन एज, इसको इडाफिक फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। और सॉइल की स्टडी को भी इडाफोलॉजी बोलते हैं ना, तो ऐसे करके इडाफिक फैक्टर्स, इडाफोलॉजी, सॉइल, ऐसे याद रखिए। Highly specialized form of agriculture in which crops like coffee, tea and rubber are cultivated refers to, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लांटेशन। रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, तो इसको प्लांटेशन मतलब बड़े बड़े लैंड पे जो है इस स्टेट में ग्रो किया जाता है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंग दी फॉलोइंग सॉइल्स, तो सबसे ज़्यादा जो इनफर्टाइल होता है, जिसमें मतलब उपज नहीं है, उगा नहीं सकता आदमी, वो है लैटराइट सॉइल। ठीक है। लैटराइट सॉइल जो है इनके कंपैरिजन में बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? खादर सॉइल जोनल, यही इनकरेक्ट है। ठीक है। खादर सॉइल जो है जोनल नहीं है। पोर्जल सॉइल जोनल सॉइल है। चेस्टनट जोनल है। भांगर ए जोनल है। ठीक है। और खादर भी ए जोनल है। अभी इसको जोनल ए जोनल क्यों बोल रहे? क्योंकि देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि ये गंगा है, गंगा रिवर क्या करती है, जब नीचे आती है तो अपने साथ सिल्ट, सॉल्ट और ये सब लेके आती है, सिल्ट, सैंड, ये सब लेके आती है। ठीक है। तो इसका जो डिपोजिशन से कोई लैंड बनता है ना, और सॉइल बनता है, तो वो क्या हो जाता है, जब न्यू अलूवियल सॉइल बनता है, न्यू अलूवियल सॉइल, तो उसको खादर बोलते हैं। और भांगर क्या है? ओल्ड अलूवियल सॉइल, उसमें ग्रेवल, सैंड, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, उस जोन से नहीं है ना, तो वो ए जोनल हो गया। और पोर्टजॉयल, चेस्टनट, ये सब वहीं पे जहाँ का है वहीं से, कोई नदी आके डिपॉजिट कर नहीं कर रही है, इस वजह से उसको जोनल बोलते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। कोई डाउट रहेगा तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है। आस्क योर डाउट्स। ओके। सो इसका आंसर हो गया खादर, जोनल सॉइल। Consider subscribing the channel if you feel that you're getting benefited. In a desert region, soil erosion can be checked by, तो दो रीजन, तो एक तो शेल्टर बेल्स हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा एफॉरेस्टेशन। लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स द सेम क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन सेवरल एग्जामिनेशन। बस आप देखते जाइए, करते जाइए, हो जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ हो जाएगा। टेरा रोजा इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, टेरा रोजा का मतलब रेड टेरेन होता है। ठीक है। टेरा रोजा मतलब रेड टेरेन। द सॉइल्स विच आर रिच इन कैल्शियम आर नोन एज, इट इज़ नोन एज पिडोकैल्स। ठीक है। कैल्शियम, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती, कैल्शियम है CAL जो टर्म है वो है आपका पिडोकैल्स, मतलब कैल्शियम रिच सॉइल। The soil erosion can be prevented by, soil erosion can be prevented by afforestation, ये तो बहुत बार डिस्कस कर लिए,
हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द टर्म राइजोशीर, राइजोशीर, ओके, ये बस याद करने का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। हिल्टनर, हिल्टनर, ठीक है। आशा ग्रे सॉइल ऑफ हाई लैटिट्यूड कॉनिफरस फॉरेस्ट इज़ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉडजॉल्स, और ये इसका स्पेलिंग होगा PODZOLS, ठीक है, ZOLS, पॉडजॉल्स। ये जो कॉनिफरस ट्रीज जो माउंटेन में मिलते हैं ना, इसको पॉडजॉल सॉइल बोलते हैं। द रेमेडीज टू सॉइल इरोजन आर, रेमेडीज पूछ रहा है कौन कौन सा है, तो काउंटर बंडिंग येस, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज येस, कटिंग ऑफ ट्रीज बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ट्री प्लांटेशन है, तो ऑप्शन 3 इसमें भी है। अब देखिए इसमें ऑप्शन 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इसमें है, कट जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें कट जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें कट जाएगा। अगर ये नहीं भी पता होता आपको आंसर कैसे करते हैं एग्जाम में अप्रोच किसी क्वेश्चन को, जब नहीं पता हो आप पहले ऑप्शन काटने का कोशिश करिए। तो ऑप्शन 3, और देखिए ऑप्शन 3 आपको पता है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके, ट्री काटने से एफॉरेस्टेशन करने से, डिफॉरेस्टेशन करने से तो और सॉइल इरोजन बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन 3 अगर आप काट देते हैं, तीनों ऑप्शन 4 में से 3 ऑप्शंस कट जाएंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, अगर आपको काउंटर बंडिंग और रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ नहीं भी पता है तो भी। और एक और चीज़ यहाँ याद रखिए कि अलाइंग ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेज कर लेंगे तो जितना घास या फिर प्लांट और ये सब रहेगा नहीं तो उखड़ मतलब निकल जाएगा, तो सॉइल इरोजन ही होगा ना, क्योंकि रूट्स तो ख़त्म हो रहा है। इन विच रीजन ऑफ टेरेस फार्मिंग, इन विच रीजन इज टेरेस फार्मिंग डन, तो वी हैव डिस्कस दिस कि माउंटेन टॉप्स पे करते हैं, और मतलब जहाँ पे नहीं एक सेकेंड, इन विच रीजन टेरेस फार्मिंग इज डन, तो ये ना स्लोप ऑफ द हिल्स में, टॉप में नहीं, माउंटेन टॉप तो ये हो गया, टॉप हो गया, हिल्स के स्लोप पे, और माउंटेन में नहीं, मतलब ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट पे वो हो रहा है, नहीं, जहाँ हिल्स है वहाँ पे होता है, उसको स्लोप में होता है, काट काट के बनाया जाता है। एलुवियल सॉइल आर रिच सॉइल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन बट आर पुअर इन, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ह्यूमस भी नहीं होता है और जो है नाइट्रोजन भी नहीं होता है, तो एलुवियल सॉइल में ह्यूमस और नाइट्रोजन नहीं होता है, दे आर डेफिशिएंट इन इट। बैम्बू इज क्लासिफाइड एज, बैम्बू इज ग्रास, बैम्बू ये घास है। द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड, सॉइल वाटर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लीचिंग, मतलब कि ये टॉप सॉइल है और ये सब सॉइल है, अब चू चू के मतलब नीचे 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 ऐसे सीप करके आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग। ब्लैक सॉइल इज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, इट इज़ नोन एज रेगुलर सॉइल, ये मैंने जब पहला क्वेश्चन ही ब्लैक सॉइल का आया तो उसमें बताया कि ब्लैक सॉइल को जो है रेगुलर सॉइल बोलते हैं। Salination of soil is caused by, salination of soil is called is caused by excess irrigation, excess irrigation की वजह से salination होता है। Which one of the following is the indirect use of forest, indirect use of forest किस वजह से होता है, तो ये checking soil erosion, which of one of the following is the indirect use of forest, it is due to checking soil erosion। मतलब समझ रहे कि क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट है तो रूट्स है बहुत सारा प्लांट में, उस वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं, यही है। In order to prevent the expansion of deserts, trees are planted in the strips or blocks, with the shortest trees on the desert side and the tallest on the other side. Such plantation is called. ये समझ में आया कि क्या बोल रहा है मतलब बोल रहा है कि एक डेजर्ट में ट्री प्लांट किया जा रहा है, स्ट्रिप्स में या फिर ब्लॉक्स में ऐसे। शॉर्टेस्ट ट्री जो है वो डेजर्ट के पास रह रहा है और अदर साइड में लॉन्गेस्ट मतलब टॉलेस्ट ट्रीज रह रहा है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, ऐसे प्लांटेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंड ब्रेक, ठीक है, इसको बोलते हैं विंड ब्रेक। द फूड चेन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, क्योंकि छोटा सा पौधा को खाई गैया, गैया को खाया शेर, शेर को तो कोई नहीं खा सकता है, लेकिन मतलब ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। द प्रेजेंस ऑफ अ लायन इन द फॉरेस्ट इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू, अगर सब लायन ही मर जाएंगे ना, इकोसिस्टम में हर जानवर का इंपॉर्टेंस है, तो क्या होगा कि जो हिरन है, गाय है, जिब्रा है और जो घास खाने वाले लोग हैं वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो पास्चर्स कैसे बचेगा, सेव द पास्चर्स फ्रॉम बीइंग ओवरग्रेज्ड।
विच वन इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसमें से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं, विच वन इज नॉट मतलब नॉट, इनमें से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी, ये कन्वेंशनल है क्योंकि सोलर एनर्जी, बिल्ड एनर्जी, ट्राइडल एनर्जी, ये सारा ही तो नॉन कन्वेंशनल है। इसमें से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नहीं है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू द, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन लेयर के डिप्लीशन से जो है की वजह से बना था 1987 में, सेविंग द ओजोन लेयर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाई रिडक्टिंग द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। trees and leafless for a shorter or longer season, trees are leafless for a shorter or longer season of the year in, तो देखिए एवरग्रीन मतलब कि वो सदाबहार है, मतलब उसमें ऐसे ट्री ऐसे गिरेगा आएगा वैसा नहीं है। डेसीडेस में क्या होता है कि एक बार सारे पत्ते झड़ते ही हैं। Snakes and vultures are eating rats in a field. If wild dogs are led into the field, what will be the immediate result? सबसे पहले क्या होगा कि वो वाइल्ड डॉग्स आके उन चूहों को खा लेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ रैट्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दो लोग आ गए, मतलब दो खाने वाले दो आ गए और रैट्स का संख्या उतना ही है इस वजह से। कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू, तो यहाँ पे बहुत सारा साइक्लोन्स आता है, इस वजह से नेचुरल डिजास्टर्स होता है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज इज, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का मेन कॉज क्या है, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। The sphere of living matter, together with water, air, and soil on the surface of the earth, is known as, it is known as बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लिविंग मैटर्स भी है, वाटर, एयर, सॉइल सब कुछ है, तो वो जो है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ द पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है कि हम लोग जो है ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज कितना कर रहे हैं, अगर वो कंसीडर करें तो वो हो जाएगा ग्रीन अकाउंटिंग। Which one of the following is an abiotic and renewable resource? Renewable resource कौन सा होगा, तो ये वाटर है, abiotic भी है और renewable resource भी है। Largest ecosystem of the earth is, it is biome, biome जो है वो largest ecosystem है। An artificial ecosystem is represented by, it is represented by aquarium, क्योंकि यहाँ जो मछली रहती है शीशे के बक्से में उसका अपना घर नहीं है, भले खाना ऊपर से मिल जा रहा है, यहाँ दो चार पौधे लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, इस वजह से उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोला जाता है। Which is the most stable ecosystem? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ओशन, ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। An ecosystem consists of living community and its environment. Living community and its environment को हम लोग ecosystem बोलते हैं। Which of the following is a greenhouse gas? इसमें से greenhouse gas कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है greenhouse gas है। और ध्यान दीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना CO, ये ग्रीनहाउस गैस नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, बहुत बार कंफ्यूज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में आंसर मार्क हो जाता है, बट ये आंसर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब है, HFC है। एन इकोलॉजिकल सिस्टम इज अ, इट इज बायोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। In predation between, in which predator will have greater control over the prey? अच्छा, तो मतलब बोल रहा है कि प्रीडेशन में मतलब कोई खा रहा है दूसरे को, तो कौन सा प्रीडेटर को ज़्यादा कंट्रोल, प्रे मतलब प्रे जिसको मार के खाया जा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा कंट्रोल। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि a lion and a deer, a snake and a frog, a lizard and an insect एंड एन आउल एंड रैट, यहाँ पे स्नेक होगा आंसर। क्यों, क्योंकि स्नेक एक बार मुंह खोलेगा पूरा को एक बार में फ्रॉग को गपक जाएगा, ठीक।
लायन को तो फिर भी क्योंकि स्नेक जो है ना उसका साइज बड़ा है फ्रॉग से। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैज़ अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ एशियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बीन नेम्ड। ये गोंड गोंड ट्राइब के पीछे जो है एक लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ एशियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री नेम्ड है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अकर्स इन, तो ये जो है स्वैम्पी में, मतलब डेल्टा का जो रीजन रहता है सुंदरबन में डेल्टा का, मैंग्रोव में कौन सी ट्रीज रहते हैं, वहाँ सुंदरी ट्रीज रहते हैं, ठीक है। और उनका ये उनका निमेटोफोर्स रहता है रूट्स में, ठीक है। और साइक्लोन के टाइम में बहुत बचाते हैं जो है साइक्लोन के तबाही से ये सारे प्लांट्स मैंग्रोव्स। टू विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट डू साल एंड टीक ट्री बिलोंग्स, टीक ट्री बिलोंग्स, ये सब जो है साल और टीक ट्री ये सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज डिटरमाइंड मेनली बाई, इट इज़ डिटरमाइंड बाई सॉइल वाटर एंड टेम्परेचर। सॉइल वाटर एंड टेम्परेचर से एक कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन एक रीजन का डिटरमाइन होता है। वॉट मेक्स एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम को क्या क्या बनाता है, एक लिविंग कम्युनिटी और उसका एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बनाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन, सन ही तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, कुछ भी आए मतलब सन है तो पौधा अपना खाना बना रहा है, ठीक है। खाना बन रहा है तो कोई भी खा रहा है, हर्बीवोर्स खा रहे हैं, आदमी लोग खा रहे हैं, तो इस वजह से मेन सोर्स जो है इकोसिस्टम का वो सन है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर पूछे तो भी सन होगा। द एरिया रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, मतलब बनाया जाता है। देयर इज़ अ नीड टू कीप लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर, फॉरेस्ट को क्यों रखा जाता है बेसिकली, क्योंकि पता है ऑक्सीजन देगा तो ऑब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड अपने खाना बनाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का तो जो हाल है मेरे को लगता नहीं कि किसी को नहीं पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सबको ही पता है जो कंडीशन हो रखा है, तो फॉरेस्ट इसलिए ज़रूरी है। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन लो लाइंग एरियाज अर्थ कवर इज कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज sanitary landfilling, sanitary landfilling, dumping of solid waste in low lying areas earth cover, ठीक है। द कॉज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इज, फॉरेस्ट कवर के लॉस का रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता है इस वजह से फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ते जा रहा है। एंड क्या हो रहा है कि जो मात्रा है गर्मी का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहा है ना गर्मी को इसलिए, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो लॉन्ग वेव्स के वजह से ऐसे जा रहे हैं, रेडिएशन की वजह से आ रहा है सन के थ्रू अर्थ में, अब अर्थ में गिर के ये एल्बीडो बोलते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रह जाते हैं। तो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव से जो है यहाँ पे अर्थ तो ब्लैंकेट ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो इसमें जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी, इस वजह से उसको बोलते हैं कि ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अ नेचुरल रीजन हैज़ अ सिमिलैरिटी ऑफ, नेचुरल रीजन का सिमिलैरिटी क्या है, तो क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग का बेसिकली रिजल्ट पूछ रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन सी लेवल, बिल्कुल, क्योंकि आइस कैप्स मेल्ट होंगे तो पानी जाएगा तो सी लेवल बढ़ेगा, कोस्टल रीजन्स कम होगा। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, हाँ, क्योंकि कहाँ कहीं ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं एकदम गर्मी ही पड़ने लग रहा है, तो क्या करेगा आदमी, चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज इन कोस्ट लाइन, बिल्कुल, ज़्यादा सी लेवल बढ़ जाएगा तो कोस्ट लाइन तो सब डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। मैन कैन मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द बायोस्फीयर बाय डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल भी नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस तो बिगड़ता है उसके वजह से, है ना। डेवलपिंग न्यू ब्रीड्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, नहीं, इसका कोई मतलब, यूजिंग पेस्टिसाइड, नहीं, ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है सब, तो अभी क्यों होगा। अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेट बैलेंस इन द रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल, बैलेंस बना के चलने से इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होगा, ये होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एक ही साइड जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों साइड से जाता है, और यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही साइड जाएगा, तो ये
क्या होगा इसका आंसर? तो एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन, रबर प्लांटेशंस कहाँ मिलते हैं? तो दीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन्स, इक्वेटोरियल रीजन्स में रबर प्लांटेशंस मिलते हैं। टाइडल फॉरेस्ट इज अदरवाइज कॉल्ड, इट इज अदरवाइज कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। All the ecosystems taken together in a geographical area form a bigger unit, इसको क्या बोला जाएगा? So it will be called a biome, सारा ecosystem को एक साथ ले लेंगे geographical area में तो उसको biome बोलते हैं। The word biosphere reserve refers to, the word biosphere reserve refers to, biosphere का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। तो जोन ऑफ सॉइल, वाटर एंड अर्थ अराउंड अर्थ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि सॉइल, वाटर, एयर ये सब मिला के जो लाइफ सपोर्ट कर पाए, फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट और एनिमल को, प्लांट भी अपना खाना बना पाए और एनिमल उस इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाए, प्लांट को खाए फिर हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स खाएं, तो ये बेसिकली वही बोल रहा है, उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। Which of the following metals contribute to biomagnification problem in the ecosystem? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, क्योंकि मरकरी से मिनी मार्टर डिजीज होता है, बायोमैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन का याद रखना कि ये हो जाएगा मरकरी। एंड एम से ऐसे याद रख सकते हैं कि एम से दिया हुआ है तो एम फॉर मैग्निफिकेशन, एम फॉर मरकरी, क्योंकि क्रोमियम, लेड, कॉपर ये भी कोई अच्छा नहीं कि पानी में मिल जाए तो लेड तो डिसलेक्सिया जैसा बीमारी होता है, नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर करता है, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम मरकरी से होता है, ठीक। What is the percentage cover of tropical forest on Earth's land mass? Tropical forest Earth के land mass टोटल कितना है? तो वो 7% है, 7%। The fur of the animals living in colder regions, it protects them, कि मतलब क्या काम में आता है फर जो है? फर क्यों रहता है? क्योंकि ट्रैप्स द एयर एंड कीप्स देम वार्म, गर्मी करने के काम में आता है, ठीक है, उन लोग गर्म, क्योंकि बहुत वहाँ ठंडा है तो फर जो है उन लोग को प्रोटेक्ट करता है। ब्लैबर का भी सेम काम है, ब्लैबर क्या है? मोटापा, फैट डिपोजिशन। Which of the following phenomenon is supposedly associated with global warming? Global warming से इसमें से कौन सा associated है? तो सादर्न एसिलेशन को ही एल नीनो, ला लीना बोलते हैं, ये तीनों को ना एक ही नाम है इस चीज़ का, एकदम हटा दो इसको। एल नीनो मुद की ये जो है एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स? रीन्यूएबल मतलब कि जो रिप्लेनिश मतलब वापस से बन जाएगा, खुद से बन सकता है। वो क्या? कोल एक बार ख़त्म हो जाए नहीं मिलेगा वापस, मिनरल ऑयल ख़त्म हो जाए नहीं मिलेगा, नेचुरल गैस ख़त्म हो जाए नहीं मिलेगा, लेकिन फॉरेस्ट आप उगाइए, काट भी देने के बाद फिर से प्लांट करेंगे तो वो उगेगा, वो ग्रो करेगा, इसलिए रिन्यूएबल बोलते हैं इसको। टाइगा मीन्स क्या है? टाइगा और टुंड्रा ये सब ठंडा प्रदेश में जो फॉरेस्ट होता है ना उसको मतलब उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगा बोलते हैं। वर्चुअली ट्रीलेस sparse vegetation is found in, it is found in tundra region. Virtually treeless sparse vegetation is found in tundra region. Name the condition which influences the development of plants into distinctive forms. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो है डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स में जो क्लाइमेटिक फॉर्म्स में डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स। स्पीशीज विच हैज़ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? एंडेमिक स्पीशीज। अच्छा, एग्जॉटिक स्पीशीज क्या होता है? एग्जॉटिक स्पीशीज़ वो जो बाहर से लेके आ जाए। एंडेमिक क्या है? एंडेमिक जो है एक ही स्पेस में मिलेगा, जैसे कि सपोज करिए कि कोई ऐसा हर्ब्स रहता है वो सिर्फ हिमालय में ग्रो करेगा और आप कहीं भी ग्रो करने की कोशिश करिए वो नहीं होगा, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं क्योंकि वहीं का रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं पे मिलेगा बस, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इसलिए उसको एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड, उसको जो लाइफ को रिटेन कर रहा है इन एनी फॉर्म, तो ये तो हम लोग पढ़े थे ना, बायोस्फीयर में क्या है? सॉइल है, एयर है और वाटर है, और इसीलिए वो कोई भी फॉर्म लाइफ को जो है रिटेन कर रहा है, इसलिए उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कौन सा है? तो कंटूर फार्मिंग है, ठीक है। With what bioregion is term steppes associated? Steppes क्या है ना कि ग्रासलैंड है, ठीक है, स्टेपीज, प्रेरीज, पैम्पाज, कैंटरबरी,
पुस्ताज, ये सब जो है ना, ये सब जो है ग्रासलैंड है। Tropical rainforest is characterized by, it is characterized by maximum biodiversity। और वही एक क्वेश्चन में पूछा था ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काउंटर पार्ट क्या है, तो वो हम लोग पढ़े थे कोरल। और कोरल कहाँ मिलता है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड। और यहाँ पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। सब रिकॉल हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो वापस से लेक्चर सुनिए, यू नीड इट। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? वोल्केनिक इरप्शंस। बिकॉज इस वेंट से जब बहुत ज़्यादा लावा और मैग्मा और ये सब लावा निकल रहा है बेसिकली, तो बहुत सारा गैसेस भी निकल रहा है और एशेस भी निकल रहा है, तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये नेचुरल सोर्स है। बिकॉज वोल्केनिक इरप्शंस तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होता है, खुद ब खुद ही होता है, इस वजह से। आई होप कि समझ में आया। Which one of the following is the correct sequence of ecosystem in the order of decreasing productivity? Decreasing productivity में जो है decreasing productivity में ये करना है कि सबसे ज़्यादा जो है सीक्वेंस कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशंस, ये करेक्ट सीक्वेंस है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। वर्ग्रीन टाइप फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये वर्ग्रीन नहीं होगा, एवरग्रीन होगा, ठीक है। एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, हमेशा। तो सदाबहार होने के लिए क्या चाहिए होगा? बहुत बारिश चाहिए होगा, बहुत धूप चाहिए होगा, अच्छा सॉइल चाहिए होगा, पानी चाहिए, मतलब बेसिकली फॉरेस्ट और प्लांट्स को जो उगने के लिए जो चाहिए वो सब चाहिए होगा ना। तो वो कहाँ मिलेगा? इक्वेटर में। इक्वेटर में बारिश भी होता है, सॉइल भी अच्छा है, सनलाइट भी है, तो इस वजह से इक्वेटोरियल रीजन में एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलता है? तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इन डैश फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे कि डेसीडियस में कि शॉर्टर टाइम के लिए हो चाहे लॉन्गर टाइम के लिए हो, लेकिन एक बार ट्रीज जो है अपना सारा लीव्स जो है शेड कर देते हैं। Biosphere reserves, biosphere reserves refer to biosphere reserve refers to, it refers to the portion of the earth including ocean, land, the soil and the atmosphere inhabited by living organism। कि एक वो ऐसा अर्थ का पोर्शन जहाँ पे ओशन, लैंड, सॉइल सभी है, और वो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको इनहेबिट किया है। Which of the following phenomenon is supposedly associated with, तो यहाँ पे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन तो एक साथ ही है। एल नीनो मुदकी जो है ये एसोसिएटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। बेसिकली कन्वेंशनल एल नीनो स्ट्रॉन्ग और वार्मिंग मतलब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का बहुत बहुत गर्मी वहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन को गर्म करता है एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक को भी, तो वो हो जाएगा एल नीनो मुदकी, ठीक है। ओके, हु इज़ एंगेज्ड इन साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ मैप्स इन इंडिया? साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ मैप्स किसके अंडर में रहता है? तो वो तो कार्टोग्राफर ही बनाएगा ना मैप्स। और कौन बनाता है बेसिकली? तो वो जो है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया जो है मैप्स प्रोड्यूस बनाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एरिया ऑन द मैप्स इज कॉल्ड, मैप में एरिया मेजर करना है अगर, तो उसको वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से होगा? तो वो प्लेनी मीटर से होता है, प्लेनी मीटर। लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे प्लांट्स स्पीशीज, मतलब स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा रहेगा प्लांट और एनिमल का, वो कौन से उसमें दिखेगा? ये ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा दिखेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड। हु कॉइन्ड द वर्ड जियोग्राफी? जियोग्राफी टर्म किसने कॉइन किया है? तो ये इरास्टोथेनिस ने कॉइन किया है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड। Which one of the following organizations is responsible for publishing tropical sheets? तो अब ये just we had discussed is that this is Survey of India. Survey of India कार्टोग्राफियर को अपॉइंट करके कार्टोग्राफिक मैप्स निकालता है।
वॉट इज़ द ऑल्टरनेट नेम ऑफ कंटूर लाइन्स, कंटूर लाइन्स का ऑल्टरनेट नेम क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोहाइप्सी, ठीक है। कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइन्स शोइंग places of equal altitudes. Contours are the imaginary lines showing places of equal altitudes. Imaginary lines joining places of same height at equal interval is called the contours. Contours बोलते हैं उसको. Imaginary lines joining places with same temperature are called therm से याद रखिए, because therm is related with temperature. So the answer to this will be isotherm. And isobar means places with same pressure. Lines, imaginary lines joining places with the same pressure. Iso height मतलब same rainfall. The imaginary lines joining places with the same rainfall. And iso lines मतलब same दो place जहाँ equal amount of sun rays जो है मिल रहा है, ठीक। वॉट इज़ मेंट बाई मिडनाइट सन, मिडनाइट सन किसको बोलते हैं, तो वो जो है सन शाइनिंग इन पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम, उसको मिडनाइट सन बोलते हैं। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मिडनाइट सन कौन से कंट्री को बोलते हैं, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। वे द वेल थ्रू विच वाटर कम्स आउट थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, हाइड्रोलिक प्रेशर से जो वाटर निकलता है वो उस वेल को क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे शुरू में ही, आर्टिजियन वेल। आई गेस पहला क्वेश्चन था आज के उसमें जो सेट में था। मैप्स ऑन लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप्स। Contour lines is the imaginary line joining places of equal elevation. The primary goal of planning for disaster is to reduce vulnerability. Vulnerable मतलब कितना ज़्यादा vulnerable है, disaster के brink पे है, तो उसको प्राइमरी गोल यही है कि उसको रिड्यूस करने का, ओके। सो विद this question I'm completing, like we are done with complete physical geography. Thank you for watching. Consider subscribing if you liked the video. Like karo, it is a source of motivation for me. And please share the classes. Thank you.